हाँ जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स लेसन 3 ऑफ JIGL। देखिए, बुक से भी देखेंगे और साथ साथ नोट्स से भी देखेंगे जो मैंने नोट्स बना रखे हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मतलब क्या है? कहता है जी, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सिक्स टू अटेन द मीनिंग ऑफ असर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब क्या है? कहता है जी, जब लॉ बनाया जाता है तो जो ड्राफ्टमैन होता है वो बहुत दूर तक शायद ना सोच पाए। जिस वक्त लॉ बनाया जा रहा है उस वक्त क्या कंडीशंस थी, उस वक्त क्या गलत हो रहा था सोसाइटी के अंदर जिसे ठीक करना था, कैसे ठीक करना था, इन सब चीजों को दिमाग में रखकर लॉ बनाया जाता है। लेकिन टाइम टू टाइम कंडीशंस चेंज होती रहती है, सोसाइटी चेंज होती रहती है, सोसाइटी के अंदर लोगों का रहन सहन चेंज होता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि जो लॉ बनाया जा रहा है वो हमेशा के लिए वैलिड हो, उसकी टर्म्स, उसकी कंडीशंस, उसके प्रोविजंस हमेशा के लिए वैलिड हो, राइट। तो कुल मिलाकर पॉसिबल है कि कोई लॉ जिसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर नहीं है, उस केस में कहते हैं कि जी देखिए, जजेस जो है वो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते कि ठीक है भैया, ड्राफ्टमैन जिसने लॉ बनाया है उसी ने क्लियर नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो जजेस हैं उनको उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, इसका मतलब लॉ को क्लियर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या इंटेंशन थी लेजिस्लेचर की। अगर हम लोग लॉ को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करोगे लॉ को? व्हाट इज लॉ? विल ऑफ लेजिस्लेचर, और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉ इज द विल ऑफ लेजिस्लेचर। विल ऑफ लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? कहता है जी, जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, जैसे कि एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर है या स्टेट लेजिस्लेचर्स लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब जिनके पास लेजिस्लेचर बनाने की पावर है, लॉ बनाने की पावर है। उस वक्त, जिस वक्त वो लॉ बना रहे हैं, सोसाइटी की क्या कंडीशन है, क्या डिमांड है, सोसाइटी को कैसे बेटर किया जा सकता है, बिकॉज वी पीपल मेक लॉ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो मेन चीज दिमाग में क्या रखी जाती है कि जो कंडीशंस है उसमें सोसाइटी को और बेटर कैसे किया जा सकता है, क्या मिसचीफ है, क्या डिफीट है जिसको ठीक करने के लिए लॉ बनाया जाए, क्या रेमेडीज प्रोवाइड की जाए, क्या पेनल्टीज प्रोवाइड की जाए, क्या पैनल प्रोविजंस रखे जाए उन चीजों को जो वो गलत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो गलत कर रहे हैं, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ बनाया जाता है। लेकिन जब भी किसी लॉ के अंदर कुछ डिफीट दिखाई देता है, डिफीट का मतलब कि कोई प्रोविजन क्लियर नहीं है, या लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्लियर नहीं है, या ड्राफ्टमैन की इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो जज कैन नॉट सिंपली फोल्ड हिज हैंड्स एंड ब्लेम द ड्राफ्ट्समैन। He should find the intention of Parliament, and while doing so, he should consider the language of the statute, the social conditions which gave rise to that statute, and the mischief which it was passed to remedy. तो कुल मिलाकर क्या कंडीशंस थी और क्या गलत हो रहा था सोसाइटी के अंदर, उसे जिसको ठीक करने के लिए लॉ बनाया गया है, और क्या रेमेडी प्रोवाइड की गई है लॉ के अंदर, क्या इंटेंशन थी लेजिस्लेचर की, वो चीज दिमाग में रखते हुए कभी कभी लॉ को इंटरप्रेट करना जरूरी हो जाता है। He must interpret the statute to give force and life to the intention of the legislature. क्लियर कट है कि देखिए, जो लॉ की इंटेंशन है, जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब किसी भी लॉ के अंदर वाइल इंटरप्रेटिंग हम लोग मटेरियल चेंजेस नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? कहता है जी, हम लोग सिर्फ, कहता है, कपड़ा चेंज नहीं कर सकते। जिस कपड़े से वो लॉ बनाया गया वो कपड़ा चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो उस कपड़े में सलवट पड़ी हुई है उसको खोल सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है जो कि जो लैंग्वेज है लोग की उससे समझ नहीं आ रहा, तो उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो भी लो है, सबसे पहली चीज तो आपको ये चीज समझनी होगी कि जरूरी नहीं है कि हर लो आपकी नजरों में ठीक हो सकता है कि कोई लो आपकी नजरों में ठीक नहीं है, आपको लगता है यार ये लो ही गलत है,
या ये लॉ बनाते हुए गवर्नमेंट ने हमारे बारे में नहीं सोचा। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो एट प्रेजेंट फार्मर्स का आप कह सकते हैं, क्या नाम दूं मैं उसे, मतलब वो लोग अपोज कर रहे हैं जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर लॉ आए हुए हैं उनका, राइट। तो गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ हमने लॉ बनाया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। उनको लगता है नहीं जी, दिस लॉ इज अगेंस्ट अस, ठीक है। इस लॉ के थ्रू गवर्नमेंट फार्मर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। तो जरूरी नहीं है कि लॉ हमेशा आपको लगे कि आपके बेनिफिट के लिए, हो सकता है आपको लगे कि हमारे बेनिफिट के लिए, हो सकता है आपको लगे कि हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है। तो ये काम जज का नहीं है, ये काम कोर्ट का नहीं है, ये डिसाइड करना कि वेदर द लॉ इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी और अगेंस्ट द सोसाइटी। तो जज खाली इस बेसिस के ऊपर कहता है लॉ को अल्टर नहीं कर सकते, लॉ की इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं निकाल सकते कि लॉ का मतलब ही अल्टर हो जाए। अगर कुछ ऐसा है जो कि क्लियर नहीं है, प्लेन रीडिंग से समझ में नहीं आ रहा है, तो बस उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है। मतलब जिस कपड़े से लॉ बनाया गया है, जिस मटेरियल से लॉ बनाया गया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो इंटेंशन थी पार्लियामेंट की, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ फोल्ड है, कुछ क्रीज है, तो उसको हम आयरन कर सकते हैं, मतलब उस जो उसके अंदर सलवटें पड़ी हुई है उन सलवटों को दूर किया जा सकता है। The object of all interpretation is to discover the intention of the author. The construction must be as clear as to the mind. तो जी कंस्ट्रक्शन ऐसी हो जो बिल्कुल क्लियर हो, और साथ में अपरेंट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एज पॉसिबल एंड एज द लॉ विल परमिट। तो पार्टीज की इंटेंशन क्लियर हो, लॉ परमिट करे उस कंस्ट्रक्शन को, और कंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर। Function of the court is not to ascertain whether what was the intention by the parties, what was the intention of the parties। तो ये कोर्ट का एक काम नहीं है कि ये सोचे कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए पार्टीज की इंटेंशन क्या थी। कहता है कोर्ट का तो बड़ा सिंपल सा काम है कि जो इंस्ट्रूमेंट में लिखा गया है, क्या लिखा गया है उसका रियल मीनिंग फाइंड आउट करना, चाहे जो इंस्ट्रूमेंट में लिखा गया है वो पार्टीज की रियल इंटेंशन रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिज्यूम द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड सब्स्टिट्यूट सच प्रिजम्पशन फॉर द एक्सप्रेस्ड इंटेंशन। तो सिंपल सी बात है, देखिए बार बार मैं एक ही चीज रिपीट करूंगा, जब भी हम किसी भी लॉ को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, तो कभी भी हमारी इंटेंशन मटेरियल फैक्ट्स को चेंज करने की नहीं होती, जो मटेरियल प्रोविजंस है उनको चेंज करने की नहीं होती। हम सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड अप्लाई करते हैं कि जो लिखा गया है उसका रियल मीनिंग क्या है, जो लिखा गया है उससे पार्टीज की क्या इंटेंशन समझ में आ रही है। जब लिखा गया था तब पार्टीज की क्या इंटेंशन थी, क्या वो इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, ये कोर्ट का काम नहीं है। इंटरप्रिटेशन के टाइम पे कोर्ट पार्टीज को कहेगी कि भैया ये आपकी ड्यूटी थी कि जब एग्रीमेंट बनाया गया तब आपको देखना था कि जो एग्रीमेंट के वर्ड्स हैं वो आपकी इंटेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसी वक्त आपको चीजें चेंज करनी चाहिए थी। हम तो अब सिर्फ वो फाइंड आउट करेंगे जो एग्रीमेंट में आपके वर्ड्स शो कर रहे हैं। तो अब हम आपके वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी इंटेंशन को फाइंड आउट करेंगे, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें क्या लिखा गया है, ना कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब लिखा गया था तब आपकी इंटेंशन क्या थी, राइट। द ऑर्डिनरी रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन मस्ट बी अप्लाइड, although by doing so real intention of the parties may in some instances be defeated। ठीक है जी। तो कुल मिला के कंस्ट्रक्शन जब भी हम करेंगे, इंटरप्रिटेशन जब भी हम करेंगे, आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है। पहली चीज, दैट वी शैल नॉट अल्टर द मटेरियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, वी शैल नॉट अल्टर द मटेरियल प्रोविजंस ऑफ द लेजिस्लेचर। हमें चीजें चेंज नहीं करनी, जो दिया हुआ है लॉ में उसी को समझने की कोशिश करना है, सिंपल सी बात। ठीक है जी। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी लॉ को डिफाइन करें तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में डिफाइन किया हुआ है। लॉ का मतलब कहता है जी रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। भाई सिंपल सी बात है,
जिसका राज है उसी की बात चलती है। तो मतलब जिसके पास लॉ बनाने की पावर है उसकी इंटेंशन को ही लॉ कहा जाता है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक आजाद देश में रहते हैं जहां पर ना कोई किंग है ना कोई क्वीन है। तो ऐसे कंट्रीज के अंदर जो पावर दी जाती है गवर्नमेंट को दी जाती है, और गवर्नमेंट की इंटेंशन लॉ तभी कंसीडर किया जाएगा जब उसे ऑफिशियली लिखा जाएगा, मतलब वो इंटेंशन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लॉ। तो कुल मिलाकर इसीलिए हम कह रहे हैं रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। इसका मतलब गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कुछ भी ओरली कहता है तो उसे लॉ कंसीडर नहीं किया जाता। सिर्फ रिटन मटेरियल को जो कि ऑफिशियल गैजेट के अंदर रिकॉर्डेड है सिर्फ उसे लॉ कंसीडर किया जाएगा। An act enacted by the legislature or law established by the act of the legislative power, that is law। अगर आपकी बुक से देखें हम तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही है। कहता है जी द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर एसिमुलेट्स टू एस्पेक्ट्स। क्या क्या? पहला तो मीनिंग, किसी भी लॉ को पढ़ते हुए उसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए, और दूसरा पर्पस, कि वो लॉ बनाया क्यों गया था। अगर पर्पस और मीनिंग दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लॉ को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर मीनिंग कुछ और निकल रहा है लेकिन जो लॉ बनाया गया था उसका पर्पस कुछ और निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, हम लॉ को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। तो उस केस के अंदर इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी। Necessity of interpretation would arise only where the language of a statutory provision is ambiguous, not clear, or where two views are possible, or where the provisions gives a different meaning defeating the object of the statute। अगर लॉ की लैंग्वेज क्लियर है, सेक्शन से बड़ा क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में क्या बताने की कोशिश की जा रही है, तो उस केस में हमें फालतू में इंटरप्रिटेशन नहीं करना। तो जी इंटरप्रिटेशन करते हुए कहता है जी हमारे पास इंटरनल एड्स भी होते हैं, एक्सटर्नल एड्स भी होते हैं। इंटरनल एड्स का मतलब क्या हो गया? अगर हम किसी भी लॉ को देखते हैं तो आप देखते हैं जी सबसे पहले प्रियम्बल दे रखा होता है, उसके बाद फिर पूरे लॉ को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा होता है। हर चैप्टर की एक हेडिंग होती है, हर चैप्टर में कुछ सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस की भी हेडिंग होती है, सेक्शन के अंदर जो होता है वो कंटेंट होता है। तो जी सबसे इंपॉर्टेंट लॉ के अंदर क्या है? कंटेंट ऑफ सेक्शन। कहता है अगर सेक्शन बिल्कुल क्लियर है, कंटेंट बिल्कुल क्लियर है, क्या कहने की कोशिश की गई है, अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है तो फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर आपको डाउट है कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या कहने की कोशिश की जा रही है, तो आप रेफर करो हेडिंग ऑफ सेक्शन। अगर हेडिंग ऑफ सेक्शन से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप रेफर करो हेडिंग ऑफ चैप्टर। एक्ट के जिस चैप्टर में उस सेक्शन को कवर किया गया है। अगर यहां से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप रेफर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रियम्बल है या फिर हमारे पास नेम है, नेम ऑफ लॉ। ये सब क्या है? कहते हैं ये सब इंटरनल एड है विद इन द लॉ। शेड्यूल्स हो गए, प्रोविजंस हो गए, एक्सप्लेनेशंस हो गई, ये सब क्या है? इंटरनल एड है चीजों को समझने के लिए। ठीक है। अगर यहां से भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है तो यू कैन गो फॉर एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल एड का मतलब क्या हो गया? कहता है जी जैसे कि हमारे पास फॉरेन लॉज होते हैं, फॉरेन डिसीजंस, डिक्शनरी के मीनिंग हो गए हमारे पास। ठीक है। जो लॉ बनाया गया था उसके लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी तो उस कमेटी की रिपोर्ट कि जी जब लॉ बनाया गया था तो कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हो गया हमारे पास, पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुआ है या पार्लियामेंट्री मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है जैसे कि व्हाइट पेपर्स, तो हम उन्हें रेफर कर सकते हैं कि आज जब लॉ बनाया गया था तो उस वक्त पार्लियामेंट की क्या इंटेंशन थी या स्टेट लेजिस्लेचर की क्या इंटेंशन थी।
क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, क्यों लॉ बनाया गया था, जो कमेटी बनाई गई थी इस प्रोसेस के लिए वो कमेटी की क्या रिपोर्ट थी, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को, उसके अलावा क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स थी, इन चीजों को रेफर किया जा सकता है। लेकिन कब, कहता है जब यहां से काम नहीं चल रहा, अगर सेक्शन ही क्लियर है फिर तो कोई इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो सबसे मेन कंटेंट क्या होता है किसी भी लॉ के अंदर, कंटेंट ऑफ द सेक्शन। तो यही चीज आपकी बुक में बड़ी क्लियर कट सबसे पहले ही दी गई कि भैया अगर लैंग्वेज क्लियर है, एम्बिगुअस नहीं है, बड़ा सिंपल सा मतलब निकल के आ रहा है, तो हमें इंटरप्रेट नहीं करना है उस लॉ को। ठीक है जी, आ जाइए जी। यहां पर लॉज को आपकी बुक के अकॉर्डिंग 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कहता है 8 टाइप के लॉज, 8 कैटेगरीज के लॉज हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, कोडिफाइंग। कोडिफाइंग लॉ का मतलब क्या होता है, कहता है जी जो कॉमन लॉ क्या होता है, कोई मुझे कॉमन लॉ समझाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉ एंड रिटन लॉ? जो हमारी डे टू डे प्रैक्टिस है, मतलब कुल मिला के आप कस्टम्स कह सकते हैं। हम कहते हैं ना हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है, तो वो क्या है, कॉमन लॉ, जो कि सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, जो कि उस सोसाइटी का कस्टम है, लेकिन कहीं भी रिटन नहीं है, दैट इज कॉमन लॉ। जब हम कॉमन लॉ को राइट कर देते हैं, कोडिफाई कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं कोडिफाइंग ऑफ स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट्स विच कोडिफाई द अनरिटन लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड कोडिफाइंग स्टैट्यूट। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इस एक्ट के आने से पहले हिंदू धर्म के अंदर मैरिज से लेकर जो प्रोविजंस थे वो कहीं भी रिटन नहीं थे, प्रैक्टिस किए जाते थे, कस्टम्स थे, लेकिन वो कहीं भी रिटन नहीं थे। तो जी इस एक्ट ने उन प्रैक्टिसेस को क्या किया, कहता है जी लिखित फॉर्म में दे दिया, एक रिटन फॉर्म में दे दिया। तो इसलिए इस एक्ट को हम क्या कह सकते हैं, कोडिफाइंग, क्योंकि इस एक्ट ने क्या कोडिफाई किया, कहता है जी वो सारी प्रैक्टिसेस जो कि हिंदू मैरिज से रिलेटेड थी, जो सोसाइटी में अकस्टम्ड थी, जिसको सोसाइटी फॉलो कर रही थी। जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के जी बाप के मरने के बाद बेटे के क्या राइट्स होंगे, क्या लाइबिलिटीज होगी, वो चल रहा था सोसाइटी के अंदर, लेकिन कहीं भी रिटन फॉर्म में नहीं था। तो इस एक्ट ने उस चीज को इन रिटन फॉर्म दिया, तो कोडिफाई किया, अनरिटन लॉ को कोडिफाई किया। अनरिटन लॉ क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि लॉ का मतलब क्या है, जो सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जा रहा है, जो सोसाइटी में चल रहा है, फॉलो किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी रिटन नहीं है, तो उसे हम कहेंगे अनरिटन लॉ। और अनरिटन लॉ को हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ, राइट। तो जो लॉ किसी भी अनरिटन लॉ को कोडिफाई करे उसको हम बोलेंगे कोडिफाइंग एक्ट, स्टैट्यूट। डिक्लेरेटरी, डिक्लेरेटरी का मतलब कहता है जी जिसका मकसद किसी भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को चेंज करना नहीं है, अल्टर करना नहीं है, किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को अल्टर करना नहीं है, चेंज करना नहीं है, बल्कि कुछ डिक्लेयर करना है, कुछ राइट्स डिक्लेयर करना है, रिमूविंग डाउट्स, क्लैरिफाइंग एंड इंप्रूविंग द लॉ बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द कोर्ट, राइट। जैसे कि कहता है जी इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी थी, उसको अमेंड किया गया, मतलब क्लैरिफाई किया गया कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो वो जो अमेंड किया गया बाय इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1985, वो बेसिकली किसी इनकम टैक्स में उस प्रोविजन को चेंज करने के लिए नहीं, बल्कि क्लैरिफाई करने के लिए लाया गया, डिक्लेयर करने के लिए लाया गया, टू डिक्लेयर सम राइट्स, टू डिक्लेयर सम लाइबिलिटीज, टू क्लैरिफाई सर्टेन डाउट्स। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी लॉ को लाया जाए तो हम बोलते हैं डिक्लेरेटरी लॉ। रेमिडियल, रेमिडियल का मतलब क्या होता है, कहता है जी जो कॉमन लॉ को अल्टर करने के लिए लाया जाए, कुछ समाज में गलत चल रहा है, जैसे बाल विवाह, जैसे कि सती प्रथा, कुछ समाज में गलत चल रहा है, उसके अगेंस्ट रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई लॉ लाया जाए तो रेमेडियल लॉ।
सोशल वेलफेयर के लिए कोई लॉ लाया जाए तो रेमिडियल लॉ, जैसे कि मर्टर्निटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तो इनका मोटिव क्या था कि जो समाज में गलत प्रैक्टिसेस चल रही है, वर्कमैन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी वर्किंग कंडीशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ठीक है, इस एक्ट के थ्रू उनको रेमेडीज प्रोवाइड की जाए। तो इस टाइप के लोग हम क्या बोलेंगे, रेमेडियल। फिर जी अमेंडिंग, मतलब जो किसी भी करंट लॉ को अमेंड करने के लिए लाया जाता है, जैसे कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, फिर 2017 आया, फिर 2019 आया, टू अमेंड कंपनीज एक्ट 2013। फिर जी कंसोलिडेटिंग, मतलब बिखरे हुए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अलग अलग बिखरे हुए लॉज बने हुए हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम में, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में, तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अलग अलग लॉज बने हुए थे पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही थी। तो उन सबको कंसोलिडेट कर कर एक कॉमन लॉ बनाना। तो मतलब जितने भी बिखरे हुए लॉज है, बिखरे हुए प्रोविजंस हैं, उन सबको कंसोलिडेट करना और एक ही लॉ में लेके आना, एक ही नेम के अंडर लेके आना। अगर इस टाइप का काम किया जा रहा है तो कंसोलिडेटिंग लॉ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर, इवन इंडियन पैनल कोड के अंदर क्या था कि जब ये एक्ट्स आए तब प्रोविजंस बिखरे हुए थे इन चीजों से रिलेटेड, तो इन सब को एक जगह कंसोलिडेट किया गया और कोड बना दिए गए, एक्ट बना दिया गया। अनेबलिंग कहता है जी किसी भी चीज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करने का काम करे, डिसेबिलिटीज को रिमूव करने का काम करे। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को पब्लिक लैंड चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, जैसे अब मेट्रो बनी दिल्ली के अंदर, तो सिंपल सा लॉ लाया गया कि भैया मेट्रो के प्लान में जिसकी भी जमीन आएगी वो सब गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी, और ये गवर्नमेंट का राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है गवर्नमेंट का ये। इसके इसके अगेंस्ट कोई कोर्ट में केस नहीं चलेगा, कोई अपील नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस टाइप का जो लॉ लाया जाता है जो किसी को कुछ करने का राइट दे, उसे कहते हैं अनेबलिंग। जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट अनेबल्स द गवर्नमेंट्स टू एक्वायर द पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर पर्पस ऑफ द पब्लिक। हाँ जी, डिसेबलिंग और रिस्ट्रेनिंग, तो जो लॉज स्पेसिफिकली किसी चीज को रिस्ट्रेन करने के लिए, डिसेबल करने के लिए लाए जाते हैं, जैसे कि टू रिस्ट्रेन द अलाइनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर कोई लॉ लाया गया तो वो क्या है, रिस्ट्रेनिंग या डिसेबलिंग। पैनल, जो स्पेसिफिक सजा सुनाने के लिए लॉ लाए जाते हैं, जैसे कि इंडियन पैनल कोड। बताइए जी, इनमें से कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो। आ जाइए जी, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के कुछ हमारे पास इन्होंने रूल्स दे रखे हैं। कुछ तो जनरल रूल्स दे रखे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और कुछ हमारे पास अदर्स में कवर हो जाते हैं, अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर हमारे पास 5 है। सबसे पहले तो नंबर याद कीजिए, यहाँ पर हमारे पास 5 है, और जो अदर रूल्स है वहां पर हमारे पास 4 है। 1 2 3 4, हाँ 4 है। तो टोटल मिला के सबसे पहले तो अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो ये याद रखिए कि हमारे पास 9 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हैं। रूल्स कह लीजिए, प्रिंसिपल्स कह लीजिए, जिनमें से 5 तो प्राइमरी रूल्स हैं और 4 अदर रूल्स हैं। अब जी जो प्राइमरी रूल्स हैं उनके नाम याद रखने शुरू कीजिए। सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप, जिसे हम कहते हैं कि मॉड्यूलर सिस्टम, के सबसे पहले हम नेम्स याद रखने शुरू करेंगे, उसके बाद अंदर के कंटेंट याद रखने शुरू करेंगे। तो जी 5 जो प्राइमरी रूल्स है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसे हम कहते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन। दूसरा है जी हमारे पास मिसचीफ रूल्स और हेडन्स रूल। तीसरा है हमारे पास रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इसके लिए हमारे पास एक लैटिन भी है, अट रेस मैजिस
वेलेथ क्वेम पेरेथ, अट्रस मैजिस वेलेथ क्वेम पेरेथ। ठीक है, इसका मतलब अभी समझेंगे। तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, फिर जी रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, और लास्ट है हमारे पास रूल ऑफ इजस्डम जनरिस, रूल ऑफ इजस्डम जनरिस। तो ये 5 है हमारे पास प्राइमरी रूल्स। सबसे पहला हमारे पास, जिसको खुद का नाम प्राइमरी रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, या लिटरल कंस्ट्रक्शन। नाम अपने आप में क्या बता रहा है? लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल का मतलब क्या है? जो चीज जैसी है, जिस फॉर्म में है, उसको वैसे उसी फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाए, इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाए। मतलब चीजों को चेंज नहीं करना। और वैसे भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरप्रिटेशन के केस में हमारा मेन मोटिव मैटेरियल अल्टरेशन नहीं होता। हमारा मेन मोटिव तो सिर्फ उन फॉल्ट्स को खोलना होता है जो हमें समझ में नहीं आ रही। राइट? हम वो पेपर चेंज नहीं कर सकते कि ठीक है भैया हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलो जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया उसे ही चेंज कर देते हैं। हम वो काम नहीं कर सकते। तो जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है, हम चाहकर भी उसे खुद से चेंज नहीं कर सकते। अगर वो लॉ समझ नहीं आ रहा है तो उस लॉ के ऑब्जेक्ट्स को माइंड में रखते हुए हम बस उसको अल्टर कर सकते हैं, मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं। राइट? According to this rule, words, phrases, and sentences of statute are ordinarily to be understood in their natural, ordinary, popular, and grammatical meaning. तो कुल मिलाकर आप इस केस में सिर्फ एक लाइन जरूर याद रखेंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें जो चीज जैसी है वैसी या समझने की कोशिश करना है। राइट? तो इन द सेम फॉर्म एंड सेम सेंस, हमें अपनी तरफ से कुछ भी एडिशन नहीं करनी है, हमें अपनी तरफ से कुछ भी डिलीशन नहीं करनी है। लॉ में जो चीज जैसी बताई हुई है उसी फॉर्म में समझने की कोशिश करनी है, इन देयर नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग, अनलेस सच कंस्ट्रक्शन लीड्स टू एन absurdity or the content or object of the statute suggest a different meaning। तो अगर ऐसा कोई केस आ जाता है फिर तो बात अलग हो गई। भाई कोई भी चीज हम लोग ऑर्डिनरी सेंस में समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डिनरी सेंस में जो मतलब निकल रहा है, कहता है वो मतलब और लेजिस्लेचर की इंटेंशन आपस में मैच नहीं कर रही। तो मतलब कुछ ना कुछ अब्सर्डिटी है, कुछ ना कुछ गलत है। या फिर कहता है जी मीनिंग कुछ और ही निकल के आ रहा है ऑर्डिनरी सेंस में, और हमें लगा था लॉ का, इस लॉ के अंदर इस चीज का मीनिंग कुछ और ही होना चाहिए। तो कहता है अगर ये सिचुएशन है फिर तो कोई और रूल अप्लाई करेंगे हम, अदरवाइज सबसे पहला, सबसे जनरल, सबसे प्राइमरी रूल क्या है? लिटरल कंस्ट्रक्शन। मतलब जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में, जिस सेंस में उसी सेंस में चीजों को समझने की कोशिश की जाए, इन देयर नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। Every word in the law should be given meaning, as no word is unnecessarily used. One should not presume any omissions, and if a word is not there in the statute, it shall not be given any meaning। तो कुल मिलाकर अपनी तरफ से ना कुछ हमें एडिशन करनी है किसी भी लॉ के अंदर कुछ भी समझते हुए, ना ही हमें कुछ भी डिलीशन करनी है किसी भी लॉ के अंदर कुछ भी समझते हुए। जो वर्ड दिया हुआ है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब लॉ बनाया जाता है तो बड़ा सोचकर समझकर बनाया जाता है, और ड्राफ्टमैन हर वर्ड बड़ा सोच समझकर यूज करता है। इसी तरह अगर कुछ भी लॉ के अंदर नहीं दिया हुआ तो अपने आप से उसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस चीज की रिक्वायरमेंट उस लॉ के अंदर होती तो ड्राफ्टमैन उसे ऐड करता। While discussing rules of literal construction, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कहते जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट इज टू कंस्ट्रू देम अकॉर्डिंग टू प्लेन, लिटरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। If such construction is contrary to or inconsistent with any express intention of statute, भाई अगर हम प्लेन इंटरप्रिटेशन करते हैं, जनरल इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो कॉमन डिक्शनरी मीनिंग है वर्ड्स का वो लेकर चलते हैं, और उसके बाद
कुछ अलग ही निकल के आता है सामने, तो हम कहेंगे कि भैया ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। उस केस में हम इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर किसी लॉ के अंदर वर्ड दे रखा है गुड्स, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलिए अगर मैं कहता हूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी हमारे पास गुड्स को डिफाइन किया हुआ है, और एक्साइज ड्यूटी जो है उसमें भी हमारे पास गुड्स वर्ड यूज किया हुआ, गुड। अब जी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यहां पर गुड वर्ड को डिफाइन किया हुआ है और यहां पर भी गुड वर्ड को डिफाइन किया हुआ है। एक्साइज ड्यूटी किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है? मैन्युफैक्चर या फिर प्रोडक्शन के ऊपर। इनिशियली लॉ के अंदर, एक्साइज लॉ के अंदर जो गुड वर्ड है इससे डिफाइन नहीं किया गया, सिंपल कहा गया कि एक्साइज ड्यूटी इज द ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया। अब जी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है, तो ये गुड्स कौन से हैं? अगर हम ग्रामेटिकल मीनिंग देखें तो ये गुड्स इंक्लूड्स मूवेबल गुड्स as well as immovable। तो इसका मतलब क्या, एक्साइज ड्यूटी दोनों ही गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के ऊपर एप्लीकेबल थी, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो गुड्स अगर हम ग्रामेटिकल मीनिंग देखें तो इंक्लूड्स मूवेबल गुड्स एज वेल एज इमूवेबल गुड्स। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास लिटरल कंस्ट्रक्शन तो ये कह रही है कि हाँ भैया गुड्स का मतलब क्या है, मूवेबल गुड्स एज वेल एज इमूवेबल गुड्स। तो इसका मतलब एक्साइज ड्यूटी मूवेबल गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है और इमूवेबल गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। बाद में कुछ केस लॉज चले और ये डिसाइड हुआ कि यार इसका मतलब भी तो देखो ना, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ये मूवेबल गुड्स की होती है या इमूवेबल गुड्स की होती है, दोनों केसेस में हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो जी कुछ एग्जांपल्स लिए गए, जैसे कि बिल्डिंग। बिल्डिंग को क्या हम मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, कौन बताएगा? बिल्डिंग को मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट वर्ड तो यूज किया ही नहीं गया। अच्छा, डैम्स है, रोड्स है, इनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं? मैन्युफैक्चर आएगा या बिल्ट आएगा? एक्चुअल चीज यही थी। केस लो क्या था कि वी ओनली मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस मूवेबल गुड्स, वी कांट मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इमूवेबल गुड्स। We can construct immovable goods, we can build immovable goods, but we cannot manufacture or produce immovable goods। इसका मतलब जो यहाँ पर goods word यूज किया गया है, good word यूज किया गया है, that is only for movable goods, not for immovable goods। तो जनरल रूल क्या है कि आप किसी भी वर्ड को किसी भी लॉ के अंदर ऑर्डिनरी सेंस में कंसीडर करेंगे, डिक्शनरी, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग कंसीडर करेंगे, अगर अगर उससे लॉ की इंटेंशन फुलफिल हो रही है तो। लेकिन जैसे मैंने यहां पर दिखाया कि अगर मैं ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग लेके चलता तो लॉ की इंटेंशन फुलफिल नहीं हो रही थी, क्योंकि हम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इमूवेबल गुड्स की नहीं कर सकते, सिर्फ मूवेबल गुड्स की कर सकते हैं। तो क्या यहां पर लिटरल कंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो।
मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जनरल रूल ये है कि वी मस्ट ऑप्ट फॉर लिटरल कंस्ट्रक्शन, बट हर बार ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लिटरल कंस्ट्रक्शन से जो मतलब निकल के आ रहा है दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, तो उस केस में हमें लिटरल कंस्ट्रक्शन से डिविएट होना पड़ता है। ठीक है जी। हाँ, प्रूव आपको करना पड़ेगा। बर्डन किसके ऊपर है? आपके ऊपर। आप कह रहे हो कि यहां पर गुड्स का मतलब सिर्फ मूवेबल गुड्स है, इमूवेबल गुड्स नहीं है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। और प्रूव करना पड़ेगा का मतलब केस करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा। तो वहीं से हमारे पास केस लॉज आएंगे। जब केस लॉज में ये चीज डिसाइड हो जाएगी और इस चीज को लेकर हम कहते हैं लैंडमार्क केस लॉज भी बन जाएंगे, रूलिंग्स बन जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जी, हाई कोर्ट की रूलिंग है। फिर उसके बाद जो हमारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज है जैसे कि पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो इस चीज को कंसीडर करेगी कि यार बात तो ठीक लग रही है, यहाँ पर गुड्स का मतलब सिर्फ मूवेबल गुड्स है। फिर वो इसी चीज को लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट करेगी बाय अमेंडमेंट एक्ट। तो पहले इनिशियली एक्साइज ड्यूटी में, एक्साइज लॉज के अंदर गुड्स वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया था। बाद में जब ये सारे केस लॉज चले और ये फाइनलाइज्ड हो गया कि भैया हाँ एक्साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड का मतलब सिर्फ मूवेबल गुड्स, तो बाद में गुड्स की डेफिनेशन इंक्लूड की गई एक्साइज लॉ के अंदर। ठीक है। अब जी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा हुआ किसी ने? सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा हुआ है किसी ने? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन है या नहीं है? हाँ जी, गुड्स की डेफिनेशन है या नहीं है? गुड्स means every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stock and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। तो यहां पर इन्होंने कहा गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्लियर कट इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाहर कर दिया इस एक्ट के स्कोप से। क्या कहा गया? ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पर क्लियर कट इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाहर कर दिया स्कोप से। तो यहां पर क्लियर कट हमें पता चल रहा है, लिटरल कंस्ट्रक्शन कह रही है कि गुड्स का मतलब क्या है? ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी इस एक्ट के स्कोप से बाहर है। हाँ जी, पॉइंट टू बी नोटेड, द सेफर एंड मोर करेक्ट कोर्स ऑफ डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टू टेक द वर्ड्स themselves and arrive at their meaning without reference to cases। तो इनिशियली देखिए, मेरा मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाना नहीं है। मैं आपको एक्चुअल में समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी लॉ पढ़े, फर्स्ट टाइम पढ़े, तो उसको कैसे समझना है, हर वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहला इन्होंने कहा कि जब भी आप किसी भी लॉ को पढ़े तो उस लॉ में जो वर्ड्स दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के बेसिस पर मतलब निकालने की कोशिश कीजिए, उन्हीं वर्ड्स के बेसिस पर उस लॉ को इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए। अगर वहां से आपको मीनिंगफुल आउटपुट नहीं मिल रहा है, अगर वो जो वर्ड्स दे रखे हैं वो फ्रूटफुल नहीं है, फिर आप बाहर रेफर कर सकते हैं और केस लॉज रेफर कर सकते हैं और एक्ट्स रेफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला और सबसे सेफ जो कोर्स ऑफ डीलिंग विद एनी एक्ट है
कि जो लॉ के अंदर वर्ड्स दे रखे हैं सिर्फ उसी वर्ड्स के बेसिस पर मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। Construction of statute or document shall be done according to the ordinary meaning of the words as applied to subject matter with regard to which they are used. Construction of a statute should be done in a manner which would give effect to all its provisions. बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये चीज यहां पर भी पढ़ेंगे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ेंगे। क्या कि जब भी हम कोई लॉ पढ़े, हो सकता है हमें लगे कि यार इसी लॉज के दो प्रोविजंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरे स्टैट्यूट को एज ए होल लेकर चलना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पूरे लॉ में मान के चलिएगा कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा हो। अननेसेसरीली किसी भी वर्ड को यूज नहीं किया जाता। ऑथर की इंटेंशन बड़ी क्लियर होती है। वो अलग बात है कि हो सकता है हमें समझ में आए ना आए, और हमें समझ में नहीं आती तभी हम वर्ड यूज करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही कि आपको इस तरह से पूरे लॉ को इंटरप्रेट करना है कि उसके हर प्रोविजन को इफेक्ट मिले। अगर किसी प्रोविजन को आप ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उसकी वजह से दूसरा प्रोविजन बेकार हो रहा है, तो आपकी इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं कमी है। Nothing should be added to or taken from a statute unless there are adequate grounds to justify that the legislature intended something which is omitted to express. ठीक है जी। तो कुल मिला के ना हम अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड करेंगे, ना हम अपनी मर्जी से कुछ भी डिलीट करेंगे। हम ये नहीं मान के चलेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, यहां पर जो गुड्स की डेफिनेशन दी गई है, इन्होंने कहा गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो जी एक्शनेबल क्लेम और मनी चाहे मूवेबल है इमूवेबल है हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया। यहां पर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया और बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया, तो क्या वो एक्सक्लूडेड नहीं है? कहते हैं जी क्लियर कट तो लिख दिया कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड है। दूसरी चीज कहता है इन्होंने साथ में इन चीजों को ऐड क्यों किया, एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स। तो क्या सिर्फ स्टॉक एंड शेयर्स को हम गुड्स कंसीडर करेंगे? कहता है भैया लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत लंबी लिस्ट के अंदर सिर्फ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं अलग से हाईलाइटेड होते हैं, तो ऑथर उन वर्ड्स को हो सकता है यूज करे डेफिनेशन में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी चीजों को एक्सक्लूड कर दिया। यहां पर दे तो दिया एक जनरल वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जी हम मान के चलेंगे हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जब तक किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड ना किया गया हो। यहां पर एक्सक्लूड किया गया स्पेसिफिकली, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, यहां पर स्टॉक एंड शेयर्स लिखने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर दिया है। तो कुछ भी अपने आप से नहीं सोचना। स्टॉक एंड शेयर्स लिखने का मेन मोटिव ये कि हो सकता है लोगों की नजरों में ये हो कि यार शेयर्स हैं स्टॉक्स हैं, पता नहीं मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर करेंगे, पता नहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर करेंगे। तब तक कंपनीज एक्ट 1956 नहीं आया था, और कंपनीज एक्ट 1956 ने फर्स्ट टाइम कहा था कि शेयर्स और एनी अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन द कंपनी शैल बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जी जब ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया था 1930 में, तब तक कंपनीज एक्ट 1956 नहीं आया था, और क्योंकि तब तक कंपनीज एक्ट 1956 नहीं आया था तो लोगों की नजरों में क्लियर नहीं था कि शेयर्स को या जो कंपनी के स्टॉक होते हैं उनको हम मूवेबल लेके चले या इमूवेबल लेके चले। तो ये एक हाईलाइटेड वर्ड हो गया जिसको इंक्लूड कर दिया गया कि भैया जहां मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ वहां शेयर्स एंड स्टॉक को भी कंसीडर करना, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शेयर एंड स्टॉक को कंसीडर करना है और बाकियों को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देना है, राइट। तो कुछ भी अपने आप से ना सोचना है, ना ऐड करना है, ना ही अपने आप से लॉ के स्कोप से हटाना है जब तक वो हटाए बिना काम चल रहा है।
A construction which would leave without effect any part of language of a statute will normally be rejected. तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पूरे स्टैट्यूट को एज ए होल लेके चलना है। अगर आप किसी भी एक पार्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई दूसरा पार्ट, कोई दूसरा प्रोविजन इनइफेक्टिव हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कंस्ट्रक्शन में कमी है, इंटरप्रिटेशन में कमी है। भैया ऑथर ने सोच समझकर एक एक वर्ड लिखा हुआ है और हर वर्ड का इम्पैक्ट है। अगर किस आपकी इंटरप्रिटेशन की वजह से कोई प्रोविजन, कोई वर्ड इनइफेक्टिव हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। ठीक है जी। जैसे आपकी बुक में, चलो मैं दिखाई देता हूँ, वैसे आगे डिस्कस करना था इस चीज को। आपकी बुक में एक दे रखा है हमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में, हम ये चीज डिस्कस करेंगे। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हमारे पास आर्टिकल 25(2) भी है और आर्टिकल 26 भी है। अब जी आर्टिकल 26 बी क्या कह रहा है? आर्टिकल 26 बी कहता है कि एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी सेक्शन thereof can manage its affairs in the matters of religion। तो मतलब जितनी भी रिलीजियस डोमिनेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, धर्म है, जाति है, वो अपने जो रिलीजियस मैटर्स हैं उनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है। मतलब आपके जो धर्म के मामले हैं उनके अंदर कानून टांग नहीं अड़ाएगा। ये किसने कहा? आर्टिकल 26 बी ने। लेकिन आर्टिकल 25(2) भी क्या कह रहा है? आर्टिकल 25(2) भी कह रहा है कि भैया स्टेट में प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स और थ्रोइंग अपॉन ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक करेक्टर टू ऑल क्लास। मतलब कुल मिला के यहाँ इन्होंने कहा कि भाई लॉ बनाया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड सोशल वेलफेयर, या फिर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ बनाया जा सकता है। तो दोनों में यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है। 26 बी कह रहा है कि भैया यू आर फ्री टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स, हम बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। 25(2) भी कह रहा है कि भैया नहीं, in for social reforms, for social welfare we may make some laws, मतलब government may make some laws and specifically to manage the Hindu religious institutions we may make some laws। तो आपस में इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आपको दोनों ही लेके चलने हैं। तो कैसे दोनों लेके चलेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, हम मान के चलेंगे कि भाई फॉर सोशल वेलफेयर सब्जेक्ट टू द लॉज मेड बाय स्टेट फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स, सब्जेक्ट टू द लॉज मेड बाय स्टेट फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स, एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और इंस्टीट्यूशन में मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। हो गया ना दोनों की बात पूरी कि भैया ठीक है, जो स्टेट ने लॉ बनाया है उसको दिमाग में रखते हुए वी आर फ्री टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ अवर रिलीजन। सिंपल सी बात। तो कुल मिला के आप किसी भी प्रोविजन को, एक प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हुए दूसरे प्रोविजन को इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू कंसीडर द लॉ एज ए होल। तो चलो जी फटाफट से कोई समराइज करके बताइए कि हमने क्या पढ़ा लिटरल कंस्ट्रक्शन के अंदर, क्या समझ में आया? पहली लाइन इन द सेम फॉर्म एंड इन द सेम सेंस, दूसरी लाइन in their natural, ordinary और popular and grammatical meaning, तीसरी चीज कुछ भी अपनी मर्जी से निकालोगे नहीं, कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड नहीं करोगे, और चौथी चीज कोई भी लॉ जब इंटरप्रेट करोगे तो उसको एज ए होल लेकर चलोगे। इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक प्रोविजन का इफेक्ट देते हुए दूसरे प्रोविजन इनइफेक्टिव हो जाए। क्लियर है? आ जाइए जी। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो रूल है दैट इज मिसचीफ रूल और हेडन्स रूल, और ये मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रिंसिपल लगता है इंटरप्रिटेशन का। मैं जहां भी अटकता हूं मैं इसी को याद करता हूं। बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है
कहता है जी जब भी किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करो, समझने की कोशिश करो, तो चार चीजें दिमाग में रखो। सबसे पहली चीज, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। मतलब जब इस लॉ को लाया गया उससे पहले कॉमन लॉ क्या था। कॉमन लॉ का मतलब सोसाइटी की प्रैक्टिस क्या थी, कस्टम्स क्या थे, कैसे चीजें चलती थी। ठीक है। दूसरी चीज, व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफीट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। तो कुल मिलाकर जब ये लॉ नहीं आया था, सोसाइटी की जो भी प्रैक्टिसेस थी, जो भी कस्टम्स थे, उनमें क्या गलतियां थी, क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, जिसको ठीक करने के लिए ये लॉ लाया गया। तीसरी चीज, व्हाट रेमेडी द पार्लियामेंट हैज रिजॉल्व्ड एंड अपॉइंटेड टू क्योर द डिसीज ऑफ द कॉमन लॉ। तो जी जो भी कमियां थी, खामियां थी, गलतियां थी, उनको ठीक करने की पार्लियामेंट की किस तरह की कोशिश थी, पार्लियामेंट ने किस तरह से उनको ठीक करने के बारे में सोचा। और चौथी चीज, द ट्रू रीजन ऑफ द रेमेडी, कि पार्लियामेंट जो रेमेडी लेके आई उसके पीछे पार्लियामेंट की रियल इंटेंशन क्या थी। ठीक है जी। आज की डेट में जो भी है फार्मर लॉज आए हुए हैं, मान के चलिए हम इनको समझना चाहते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि यार अभी तक क्या प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर। फार्मर्स कैसे अपना सामान बेचते हैं, उनको बीच में क्या मुनाफाखोरों को कमीशन देनी पड़ती है, क्या वो फ्री है या नहीं है अपना सामान बेचने के लिए, क्या कमियां हैं करंट प्रैक्टिस के अंदर जिसको पार्लियामेंट ठीक करने की कोशिश कर रही है, कैसे ठीक करने की कोशिश कर रही है, क्या डायरेक्ट एक्सेस दे रही है मार्केट का फार्मर्स को, क्या एक प्राइस की गारंटी दे रही है कि आपको इतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, क्या उनको स्टोर करने की फैसिलिटी दे रही है कि अगर आपका इस प्राइस पर नहीं बिक रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए अपने प्रोडक्ट को चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। और इन सब चीजों के पीछे पार्लियामेंट की इंटेंशन क्या है, जो रेमेडी प्रोवाइड की जा रही है उसके पीछे पार्लियामेंट की इंटेंशन क्या है। पार्लियामेंट की इंटेंशन है फार्मर्स का बेटरमेंट, पार्लियामेंट की इंटेंशन है बायर का बेटरमेंट, या पार्लियामेंट की इंटेंशन है कि गवर्नमेंट के हाथ में सरप्लस अमाउंट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए ताकि कोई भी क्राइसिस आए, जैसे कोरोना काल आया था, तो उस केस में गवर्नमेंट के पास चीजें कम ना पड़े। तो मेन इंटेंशन क्या है, जो भी एक्ट के अंदर रेमेडी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है उसके पीछे पार्लियामेंट की मेन इंटेंशन क्या है। अगर इन चार चीजों को आप समझ लेंगे तो रियलिटी मानिए 99% लॉज आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। बस उसके लिए नॉलेज चाहिए होगी कि जब लॉ लाया गया था उस वक्त क्या प्रैक्टिसेस थी, क्या कॉमन लॉ था, क्या कस्टम्स थे, क्या चल रहा था, क्या गलत हो रहा था। अगर आपको ये पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि पार्लियामेंट की क्या इंटेंशन है लॉ लाने के पीछे, इस प्रोविजन के पीछे पार्लियामेंट की क्या इंटेंशन रही होगी, और आप इजीली उस प्रोविजन का मतलब समझ पाएंगे। ठीक है जी। द कोर्ट मस्ट अडॉप्ट द कंस्ट्रक्शन विच शैल suppress the mischief and advance the remedy. But this does not mean that a construction should be adopted with which ignores the plain natural meaning. ये चीज दिमाग में रखिएगा। We shall not ignore the plain natural meaning. अगर कुछ भी बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है लॉ के अंदर, तब हमें इंटरप्रिटेशन यूज नहीं करनी है, चाहे वो चीज हमारे बेनिफिट के लिए हो या हमारे अगेंस्ट हो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर लॉ क्लियर है, बड़ा क्लियर कट समझ में आ रहा है कि लॉ में क्या लिखा हुआ है, तो हमें अपना माइंड यूज नहीं करना है, चाहे फिर वो लॉ हमारे बेनिफिट के लिए हो या हमारे अगेंस्ट के लिए हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई प्रोविजन लेके आई है, आपको लगता है वो आपके अगेंस्ट है और आप अपनी मर्जी से उसे अपने बेनिफिट में इंटरप्रेट कर लेंगे और बाद में अपनी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे और दुहाई देंगे कोर्ट में जाके कि जी मैंने तो इस लॉ को ऐसे इंटरप्रेट किया था, मुझे क्या पता गवर्नमेंट मेरे अगेंस्ट भी लॉ ला सकती है। ठीक है। इमरजेंसी के बारे में पता है, इंडिया में इमरजेंसी कब लगी थी? इंदिरा गांधी के टाइम पे। इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी तो एक लॉ आया था। इसके बारे में किसी ने सुना है?
हम्म सिर्फ न्यूज़पेपर्स के ऊपर या मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी? इंडिया आजाद कब हुआ था? कौन सी गवर्नमेंट आई थी जब आजाद हुआ था? सबसे सबसे पहले कौन सी गवर्नमेंट थी? मतलब आजादी से किसके हाथ में था इंडिया? कांग्रेस के हाथ में, राइट। और मेनली अगर मैं परिवार की बात करूं तो कौन से परिवार के हाथ में था पूरा इंडिया? गांधी परिवार के हाथ में। ठीक है जी। देखिए, मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, कोई अगर कांग्रेस को सपोर्ट करता है, गांधी परिवार को सपोर्ट करता है, क्योंकि बीइंग अ टीचर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना सपोर्ट करता हूँ ना अपोज करता हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब जी, जब इंडिया आजाद हुआ तो उस वक्त इंडिया की हालत क्या थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्टार्टिंग में इंडिया में आई, बिजनेस करने के लिए आई। बाद में उसने अपना डोमिनेंस क्रिएट करना शुरू किया, इंडिया को डोमिनेट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करते करते ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर राज हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों की मेंटेलिटी कह लीजिए, गवर्नमेंट की मेंटेलिटी कह लीजिए, क्या थी कि भैया बाहर का आदमी अगर इंडिया में आकर ओनरशिप क्रिएट करेगा, डोमिनेंस क्रिएट करेगा, तो हो सकता है फ्यूचर में दोबारा इंडिया गुलाम हो जाए। तो जी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जी अपनी इकोनॉमी क्लोज कर दी, कि बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट इजी नहीं है और इंडिया की इन्वेस्टमेंट बाहर करना इजी नहीं है। इकोनॉमी क्लोज कर दी और गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे और अपनी इकोनॉमी को खुद डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से 5 ईयर प्लान्स लाए गए, अलग अलग पॉलिसीज लाई गई, जो कि हर साल फेल होती चली गई। एक्सपीरियंस नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। जो लोग झंडा लेकर आजादी के लिए लड़ रहे थे, जो लोग बंदूक उठाकर आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन्हें देश चलाने का एक्सपीरियंस थोड़ी ना था। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस नहीं था उनके पास। अब जी एक्सपीरियंस नहीं था तो इनकम्पिटेंसी बढ़ती गई, फेलियर्स बढ़ते गए गवर्नमेंट के। और एक टाइम ऐसा आया जब गवर्नमेंट हाईली इनकम्पिटेंट हो गई और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट को या गांधी परिवार को लगा हमारे हाथ से सत्ता छूट जाएगी। सत्ता छूट जाएगी तो उन्होंने इमरजेंसी का प्रोविजन लेके आए वो, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है तो भैया कोई कुछ नहीं कर सकता उस केस के अंदर। और उस टाइम पर ये एक एक्ट लेके आए, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, राइट। अब जी इस एक्ट के अंदर जो गांधी परिवार है, क्लियर कट देखिए, विकिपीडिया पे लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इसके अंदर बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि एक्ट क्या था। वाज अ कंट्रोवर्शियल लॉ पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1971 गिविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वेरी ब्रॉड पावर्स। तो जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनको और एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत ब्रॉड पावर दी गई, इंक्लूडिंग इनडेफिनेट प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल, सर्च एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टीज विदाउट वारंट। तो मतलब किसी को भी वो मिसा के अंदर बिना किसी वारंट के, बिना किसी ऑर्डर्स के किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, किसी को भी डिटेन कर सकते थे, कोई भी प्रॉपर्टी सीज कर सकते थे, कोई भी मटेरियल सीज कर सकते थे, राइट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये भी क्या था, एक एक्ट, ये भी क्या था, एक एक्ट। अगर आप उस वक्त पैदा हुए होते या आपने वो टाइम देखा हुआ है, तो उस वक्त लगता कि यार ये कोई एक्ट थोड़ी ना है, लॉ इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये तो हमारे ऊपर अत्याचार है, जुल्म है हमारे ऊपर, हम बोल नहीं सकते अपनी मर्जी से, गाना नहीं गा सकते, अपनी मर्जी से खा नहीं सकते। इवन तक कि फैमिली प्लानिंग के नाम पर जबरदस्ती की गई लोगों के साथ और उनके ना चाहते हुए भी मतलब इस फैमिली प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया। मतलब हम अपनी मर्जी से बच्चे नहीं पैदा कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, तो देश तो दोबारा से गुलाम हो गया, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये जाएगा। लेकिन जब आप इस लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, अगर कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो भैया ये नहीं सोचना कि दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी और नॉट, दैट इज फॉर माई बेटरमेंट और नॉट। आपको अगर प्लेन रीडिंग से प्लेन मीनिंग समझ में आ रहा है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है,
कोई डाउट नहीं है, तो फिर आपको उसको अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट नहीं करना है, चाहे वो लोग आपके बेनिफिट के लिए हो या आपके अपोज में हो। ये बात मेरी क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है ना? हाँ जी। फिर जी सोदरा देवी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हेडेंस केस है इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द वर्ड्स इन क्वेश्चंस आर एम्बिगुअस एंड आर रीजनेबली कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। अगर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, वर्ड्स बिल्कुल क्लियर है, मीनिंग बिल्कुल प्लेन है, फिर इसको अप्लाई नहीं करना, फिर क्या चलेगा हमारा लिटरल कंस्ट्रक्शन, फिर क्या चलेगा हमारा लिटरल कंस्ट्रक्शन। आ जाओ जी। If the correct principle is that after the words have been construed in their context and it is found that the language is capable of bearing only one construction, plain reading से simple meaning समझ में आ रहा है, एक ही मतलब समझ में आ रहा है, तो this principle shall not be operative। फिर जी तीसरा हमारे पास रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इसके लिए एक लैटिन भी यूज की गई है, उट्रस मैजिस वेलियत क्वैम पेरियत। तो जी इस लैटिन का मतलब क्या है? हम्म 4 पॉइंट ये है जी। जब लॉ लाया गया तब की बात कर रहे हैं जी हम, उस वक्त क्या कंडीशन थी सोसाइटी में, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही थी, क्या कस्टम फॉलो किया जा रहा था, उन प्रैक्टिसेस में, उन कस्टम्स में क्या गलत था, क्या मिसचीफ था जिसको ठीक करने की जरूरत थी। तो जिस पार्लियामेंट ने उन मिसचीफ को ठीक करने के लिए क्या स्टेप्स लिए, जो एक्ट लाया गया उस एक्ट के अंदर क्या क्या स्टेप्स थे उन मिसचीफ को खत्म करने के लिए, और वो जो स्टेप्स लिए गए पार्लियामेंट के थ्रू या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, जो भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उसके थ्रू, उसके पीछे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का क्या मेन रीजन था। हाँ जी। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन ut res magis velet quem peret means it is better for a thing to have effect than to be made void। तो आई थिंक जो ये लाइन है ये अपने आप में कुछ ना कुछ तो आपको बता रही है, ये अपने आप में कह रही है कि भैया अगर कोई भी प्रोविजन लॉ के अंदर आपको दिखाई दे जहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो उस प्रोविजन को इफेक्टिव बनाए या चाहे तो उस प्रोविजन को इग्नोर कर दे, वॉइड कंसीडर कर ले, तो इट इज बेटर फॉर द थिंग्स टू हैव इफेक्ट। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए लॉ के हर प्रोविजन को इफेक्टिव बनाने की। एक्सक्लूसिव रिलायंस, अच्छा यहां पर ना हम ऊपर लिटरल कंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ते आ रहे हैं, दैट यू शुड कंसीडर द नेचुरल प्लेन पॉपुलर ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स सेंटेंसेस। यहां पर क्या कह रहा है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में, क्या कह रहा है कि अगर हम डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर एक्सक्लूसिवली रिलाई करेंगे तो लॉ के अंदर कभी कभी दिक्कत आ सकती है। कहता है जी लॉ के अंदर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं जरूरी नहीं उन वर्ड्स को उनके ग्रामेटिकल सेंस में ही यूज किया गया हो, उनके डिक्शनरी सेंस में, डिक्शनरी मीनिंग में ही यूज किया गया हो। तो इस रूल के अकॉर्डिंग exclusive reliance on the bare dictionary meanings of the words may not necessarily assist the proper construction of statutory provisions. Often it becomes necessary to have regards to the subject matter of the statute and the object which it is intended to achieve। जैसे कि यहां पर हमने डिस्कस किया था कि भैया अगर हम गुड वर्ड का यूज सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करेंगे तो इट इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम सिर्फ कुछ केसेस के अंदर सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर डिक्शनरी मीनिंग पर रिलाई करते
तो भैया एक्साइज ड्यूटी हमें मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी देनी पड़ती, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी देनी पड़ती। तो कभी कभी हमें कंस्ट्रक्शन को रीजनेबल करना पड़ता है, थोड़ा सा हटना पड़ता है और आसपास की चीजें भी देखनी पड़ती है इस वर्ड का मतलब समझने के लिए। इसका मतलब वी हैव टू सी द सब्जेक्ट मैटर। उस सब्जेक्ट मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब कई बार समझना पड़ता है। जनरल ग्रामेटिकल मीनिंग से हटकर उस सब्जेक्ट मैटर को दिमाग में रखकर वी हैव टू मेक द रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, राइट। तो इसने कहा कि अगर आपको लग रहा है प्लेन जनरल रीडिंग से कि यार यहां पर ये वर्ड फिट नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट मैटर कुछ और है, इस वर्ड का मतलब कुछ और निकल रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब कुछ और निकल रहा है, तो इग्नोर मत कीजिए उस वर्ड को, उस लाइन को, तब भी इग्नोर मत कीजिए। मैक्सिम क्या है? इट इज बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू बी मेड वॉइड। तो उसे इग्नोर मत कीजिए। इफेक्ट तो आपको देना पड़ेगा। ऊपर हम लिटरल कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं कि कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं होता, अननेसेसरी नहीं होता लॉ के अंदर। लेकिन आपको यहां पर लग रहा है कि यार ये वर्ड अननेसेसरी है, तो भी आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि आप उस सब्जेक्ट मैटर में वो वर्ड कैसे फिट होगा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसको इफेक्ट देने की कोशिश करेंगे। According to this rule, the words of a statute must be construed, must be construed, मतलब आपको इफेक्ट देना पड़ेगा so as to give a sensible meaning to the word। तो आपको उस वर्ड का इफेक्ट देना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर सेंसिबली कैसे उस वर्ड को यूज किया जा सकता है ये इफेक्ट देना पड़ेगा। A provision of law cannot be so interpreted to divorce it entirely from the common sense. Every word or expression used in the act should receive a natural and fair meaning. It is the duty of a court in constructing a statute to give effect to the intention of the legislature. If therefore giving the literal meaning of the word used by the draftman, particularly in penal statute, would defeat the object of the legislature। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि यार लिटरल मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो इस सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा, लिटरल मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो इस सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा। मेन मोटिव क्या है किसी भी पेनल स्टैट्यूट का? टू सप्रेस द मिसचीफ। जैसे इंडियन पेनल कोड है उसका मेन मोटिव क्या है? टू सप्रेस द मिसचीफ एंड टू एडवांस द रेमेडी। अगर आपको लग रहा है कि यार प्रोविजन जो है ये या ये पर्टिकुलर लाइन जो है, ये पर्टिकुलर वर्ड जो है, उससे मिसचीफ सप्रेस नहीं हो रहा, रेमेडी एडवांस नहीं हो रही, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, तो उसका लॉजिक बनाइए। यू मे गिव रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन वर्ड क्यों यूज किया गया? दोबारा से याद दिला रहा हूं, वी कैनॉट अल्टर द मटेरियल, मटेरियली कह लीजिए, मींस वी कैनॉट मेक मटेरियल अल्टरेशन। हम सिर्फ उसके फोल्ड्स खोल सकते हैं या ग्रामेटिकल मीनिंग थोड़ा सा डिविएट कर सकते हैं, लेकिन हम मटेरियल को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करना है। तो कहता है जी उसके बावजूद कोर्ट कैन डिपार्ट फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी मीनिंग से कोर्ट डिपार्ट हो सकती है, मीनिंग से डिपार्ट हो सकती है, वर्ड से डिपार्ट नहीं हो सकती कोर्ट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डिक्शनरी मीनिंग से डिपार्ट होकर जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग मीनिंग निकल के आ रहा है उस मीनिंग को कंसीडर किया जा सकता है, अगर वो जो दूसरा मीनिंग है दैट इज एडवांसिंग द रेमेडी एंड सप्रेसिंग द मिसचीफ। तो court can depart from the dictionary meaning of the word and give it a meaning which will advance the remedy and suppress the mischief, provided the court do not have to conjecture or surmise। conjecture का मतलब जहां कोर्ट कंफ्यूज ना हो कि यार जो मैं मीनिंग दे रही हूं उसका कोई मतलब भी निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ऐसी कंफ्यूजन है कोर्ट के दिमाग में, फिर तो कोर्ट वो मीनिंग नहीं दे सकती। या फिर कोर्ट को लग रहा है यार जो मीनिंग दिया जा रहा है उसके पीछे प्रॉपर एविडेंस नहीं है मेरे पास, या प्रॉपर सपोर्ट नहीं है मेरे पास, फाउंडेशन नहीं है, फिर कोर्ट वो मीनिंग नहीं दे सकती।
लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि यार जो मैं थोड़ा सा चेंज्ड मीनिंग दे रही हूं इस प्रोविजन को, उस चेंज्ड मीनिंग की वजह से इस प्रोविजन का इफेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर आ रहा है और कोर्ट अपने इस डिसीजन को लेकर कॉन्क्रीट है, कंफ्यूज्ड नहीं है, तो कोर्ट डेफिनेटली कोर्ट कैन डिपार्ट फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इफ द कोर्ट कंसीडर्स दैट द लिटेरा लेजिस मतलब ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, लिटरल लेजिस्लेटिव मीनिंग, लिटरल से लिटरा और लेजिस्लेचर से लेजिस, तो लिटरल लेजिस मींस ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर या लिटरल मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर इज नॉट क्लियर, it must interpret according to the purpose, policy and spirit of the statute, that is ratio legis, ratio legis मतलब rational legislation। तो लिटरल मीनिंग अगर काम नहीं आ रहा है तो रैशनल मीनिंग यूज किया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो हमारे पास रूल था, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ये कह रहा है कि जी यू हैव टू कंसीडर द प्लेन मीनिंग, ग्रामेटिकल मीनिंग, और रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कह रहा है कि अगर प्लेन मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग इज नॉट वर्किंग तो यू मे डिविएट फ्रॉम द प्लेन मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग to provide the intention of the legislature within the framework designed by the legislature for advancing the remedy and suppressing the mischief। बताइए जी, कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ, within the framework designed by the legislature for advancing the remedy, suppressing the mischief, you cannot make material alteration or I can say you cannot make alteration in the material। दोनों ही चीज मैं बोल रहा हूं, लॉ में you cannot make material alteration या you cannot alter the material of the law। जो मटेरियल है उसको अल्टर नहीं कर सकते, वर्ड्स को अल्टर नहीं कर सकते। जहां पर गुड वर्ड यूज किया गया है वहां पर गुड की जगह मूवेबल गुड यूज नहीं कर सकते, यूज गुड वर्ड ही करना पड़ेगा, लेकिन उसका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो कि भैया यहाँ पर जो गुड वर्ड है वो यूज किया गया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ मूवेबल गुड्स का होता है। तो हमें गुड्स को मूवेबल गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना है, दैट इज रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। क्योंकि यहाँ पीछे हमारे पास रीजन है, रीजन क्या है क्यों मूवेबल गुड्स कंसीडर कर रहे हैं गुड्स को एक्साइज लॉज के अंदर, क्योंकि एक्साइज लॉज, एक्साइज ड्यूटीज पेबल ऑन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, राइट। तो हम रीजनेबली अपने आप को डिविएट कर सकते हैं, लेकिन रीजनेबली हम वर्ड को चेंज नहीं कर सकते, वर्ड का ग्रामेटिकल मीनिंग दूसरा ले सकते हैं। बताइए जी, कोई डाउट हो तो। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस तो अपने आप में वर्ड ही बता रहा है सब कुछ कि जी देखिए जब आप दो या दो से ज्यादा प्रोविजंस को इंटरप्रेट कर रहे हैं सेम स्टैट्यूट के, तो ऐसे इंटरप्रेट कीजिए कि सबको इफेक्ट हो, सबको इफेक्ट मिले। मतलब आप किसी भी प्रोविजन को ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि आप उसको इफेक्ट दे रहे हैं जिसकी वजह से दूसरा कोई प्रोविजन इनइफेक्टिव हो रहा है। तो जी सारे प्रोविजंस को इफेक्ट मिले, सबसे पहला रूल यहाँ पर सबसे पहली चीज याद रखनी है। और दूसरी चीज याद रखनी है कि सारे एक डायरेक्शन में जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना किसी भी एक्ट का एक प्रोविजन इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा प्रोविजन इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इफेक्ट तो दे दिया लेकिन आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। इफेक्ट भी दिया जाना चाहिए हर प्रोविजन को और सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करे, इस तरह से इंटरप्रेट कीजिए कि आपके माइंड में ये ना हो कि यार दो प्रोविजंस है और दोनों ही अलग अलग मतलब बता रहे हैं। A statute must be read as a whole and one provision of the act should be construed with reference to the other provisions in the same act so as to make a consistent enactment of the whole statute।
Such a construction has the merit of avoiding any inconsistency either within the section or between the sections or the part of the statute. अच्छा मान के चलिए सेक्शन दे रखा है, फिर जी सेक्शन के साथ प्रोविजन भी दे रखा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सेक्शन को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं इस वे में कि प्रोविजन इनइफेक्टिव हो जाएगा। भैया सोच समझ के दे रखा है ड्राफ्टमैन ने प्रोविजन, सेक्शन दे रखा है और साथ में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो जी एक्सप्लेनेशन को इस तरह से इंटरप्रेट करे कि सेक्शन ही इनइफेक्टिव हो जाए, राइट। तो कुल मिला के वी हैव टू अवॉइड अ हेड ऑन क्लैश between the two sections of the same act, and whenever it is possible to do so, to construct the provisions which appears to conflict so that they harmonize। सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल सी बात याद रखिए, हर प्रोविजन को इफेक्ट मिलना चाहिए और सारे प्रोविजंस एक ही डायरेक्शन में इफेक्टिव होने चाहिए। Where in an enactment there are two provisions which cannot be reconciled with each other, जैसे हमने आर्टिकल 26B आर्टिकल 25(2)B के केस में देखा, they should be so interpreted that if possible effect may be given to both। this is what is known as, आ जाओ जी, जो हमारे पास प्राइमरी रूल्स में लास्ट रूल है दैट इज रूल ऑफ इजस्टम जनरिस। इसको गूगल पे अलग ही तरीके से बोला जाता है, एक जस्टम जनरिस इस टाइप से प्रोनाउंस किया गया है, आप जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लीजिएगा। अब यहां पर एक सिंपल सा मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, ये मान के चलिए हमारा फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है जी, और हमारे पास फिलहाल बस खेलने को यही है फुटबॉल ग्राउंड। अब जी मैं कह रहा हूं किड्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। तो हमारे पास एक फुटबॉल ग्राउंड है और इस ग्राउंड में सिर्फ फुटबॉल खेलना ही अलाउड है। क्या खेलना अलाउड है? सिर्फ फुटबॉल। उसके बाद जी मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं किड्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब जी ये ग्राउंड कौन सा है, क्या ये एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है? कौन सा ग्राउंड है ये? जब हमारे पास एक ही ग्राउंड है तो इसका मतलब किड्स कौन से ग्राउंड में प्ले कर रहे हैं? जब इस ग्राउंड में सिर्फ फुटबॉल खेलने की परमिशन है तो किड्स कौन सा गेम प्ले कर रहे हैं? तो जी हमारे पास एक स्पेसिफिक वर्ड है फुटबॉल। फुटबॉल ग्राउंड। अब मैं जितनी बार भी ग्राउंड वर्ड यूज करूंगा, ग्राउंड क्या है? एक जनरल वर्ड, और फुटबॉल ग्राउंड क्या? एक स्पेसिफिक वर्ड। अब मैं जितनी बार भी ग्राउंड वर्ड यूज करूंगा, आप अपने आप ही माइंड में कंस्टिट्यूट करेंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? फुटबॉल ग्राउंड की। हमारे पास एक स्पेसिफिक वर्ड है फुटबॉल और एक जनरल वर्ड है प्ले। अब मैं जितनी बार भी प्ले वर्ड यूज करूंगा, ऑटोमेटिकली आप माइंड में क्या इंटरप्रेट करेंगे कि मैं कौन से गेम की बात कर रहा हूं? फुटबॉल की बात कर रहा हूं, राइट। यही चीज यहां पर कही गई है, सिंपल सी बात। क्या कहा गया है? अब यहां पर जो फुटबॉल ग्राउंड है ये एक स्पेसिफिक वर्ड है, लेकिन यही हमारा एंटायर जनरस है, यही हमारी दुनिया है फुटबॉल ग्राउंड। अगर हम लोग जहां पर रह रहे हैं वहां पर सिर्फ फुटबॉल खेला जाता है, सिर्फ फुटबॉल ग्राउंड ही है, तो वही हमारी दुनिया। हमें क्या मतलब है क्रिकेट से, हमें क्या मतलब है बैडमिंटन से? तो जी जहां पर एक स्पेसिफिक वर्ड पूरी दुनिया को डिफाइन करे, जहां पर एक स्पेसिफिक वर्ड पूरे जनरस को डिफाइन करे, पूरी दुनिया को डिफाइन करे, तो जितने भी जनरल वर्ड्स यूज किए जाएंगे आफ्टर दैट स्पेसिफिक वर्ड, वो जनरल वर्ड उस स्पेसिफिक वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसीडर किए जाने चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी,
Ejusdem generis literally means of the same kind or species. Same kind, ground of same kind, football ground, game of same kind, football. In an enumeration of different subjects in an art act, general words following specific words may be construed with reference to the antecedent matters, मतलब previous matters, and the construction may be narrowed down by treating them as applying to things of the same kind as those previously mentioned, unless of course there is something to show that a wide sense was intended. अब आपकी लैंग्वेज में समझाता हूं ये बात. मान के चलते हैं सेक्शन 122 122 था ना, कंपनीज एक्ट 2013 का क्या सेक्शन था ये? मैं तो इंटेलिजेंट हो गया, मुझे सेक्शन याद होने लग गए. हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, हेडिंग दे दी सेक्शन की. तो जी एक स्पेसिफिक हेडिंग दे दी कि जी इस सेक्शन में हम जो बात करेंगे वन पर्सन कंपनी की बात करेंगे. ठीक है, प्रोविजंस रिलेटेड टू वन पर्सन कंपनी. अब जी सेक्शन के अंदर वन पर्सन कंपनी वर्ड यूज नहीं कर रहे, कंपनी वर्ड यूज कर रहे हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्ड यूज कर रहे हैं. कौन सी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसीडर करेंगे? ऐसा तो नहीं ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्ड यूज किया गया तो आप सोचेंगे जी यही जो रूल है ये प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के केस में, पब्लिक कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, वन पर्सन कंपनी पे भी एप्लीकेबल है. आप क्या सोचेंगे? क्योंकि दिस सेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी. कंपनी लॉ में अलग अलग टाइप की कंपनीज है ना, प्राइवेट कंपनीज भी है, पब्लिक कंपनीज भी है, लेकिन मतलब अलग अलग टाइप के हमारे पास जनरस है. लेकिन वहां पर अगर किसी स्पेसिफिक जनरस की बात की जाए वन पर्सन कंपनी की, और ये सेक्शन सिर्फ इसी के ऊपर एप्लीकेबल है, तो इस सेक्शन में जब भी कंपनी वर्ड यूज किया जाएगा तो कौन सी कंपनी कंसीडर करेंगे, सारी या सिर्फ वन पर्सन कंपनी? वन पर्सन कंपनी. जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग की बात की जाएगी इस सेक्शन के अंदर तो कौन सी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात करेंगे? वन पर्सन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात करेंगे. राइट, बस इतनी सी बात कही गई है इस रूल के अंदर. If the particular words exhaust the whole genus, उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर the general word are construed as embarrassing in larger genus. ठीक है, तो जैसे ग्राउंड वर्ड यूज किया गया तो मान के चलेंगे सिर्फ फुटबॉल ग्राउंड की बात की जा रही है. कंपनी वर्ड यूज की गई तो सेक्शन 122 के अंदर अगर कंपनी वर्ड यूज किया जा रहा है तो मान के चलेंगे सिर्फ वन पर्सन कंपनी की बात की जा रही है. तो जी ये जो रूल है कब एप्लीकेबल है? द स्टैट्यूट कंटेन्स एन एन्यूमरेशन बाय स्पेसिफिक वर्ड. द मेंबर ऑफ द एन्यूमरेशन, मतलब अलग अलग एन्यूमरेशन है ना हमारे पास, वन पर्सन कंपनी भी है स्टैट्यूट के अंदर, प्राइवेट कंपनी भी है, पब्लिक कंपनी भी है, तो अलग अलग एन्यूमरेशन है. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ एन्यूमरेशन कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास, ये अपने आप में एक अलग क्लास कंसीडर की जाएगी, क्लास ऑफ कंपनीज, ये अपने आप में अलग क्लास ऑफ कंपनीज कंसीडर की जाएगी. पब्लिक कंपनीज अपने आप में अलग क्लास ऑफ कंपनीज कंसीडर की जाएगी. क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द एन्यूमरेशन, तो जो एक क्लास है दैट इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय दीज एन्यूमरेशंस. क्लास की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है. अ जनरल टर्म फॉलोज द एन्यूमरेशन, तो वन पर्सन कंपनी के केस में कंपनी वर्ड यूज किया जा रहा है. तो जी कंपनी वर्ड वन पर्सन कंपनी केस में भी यूज किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी केस में भी, पब्लिक कंपनी केस में भी. लेकिन अगर सेक्शन 122 की बात करें तो कंपनी वर्ड सिर्फ और सिर्फ किस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाएगा? वन पर्सन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर नहीं किया जाएगा. जैसे कि सेक्शन 152, सेक्शन 152 किस चीज से रिलेटेड है? वन फिफ्टी टू
डेटाबेस का तो 150। हम्म। अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। ठीक ठीक लगाओ यार, फिर तुम लोग मुझे साबित कर रहे हो कि इंटेलिजेंट नहीं बना मैं। सेक्शन। हाँ अब लगाया ना, ठीक ठीक। अपॉइंटमेंट ऑफ कौन से डायरेक्टर्स? अपॉइंटमेंट ऑफ कौन से डायरेक्टर्स? बाबू, मैं इसकी बात करना चाह रहा था, अदर देन फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर जो ये अपॉइंटमेंट है, यहाँ पर मतलब अगर हम बात करें कि सब सेक्शन 6 है या फिर हमारे पास सब सेक्शन 7 है, ये किस टाइप की कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? किस टाइप की कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है ये? सब सेक्शन 6 याद है? रिटायर बाय रोटेशन। हद होगी यार, स्क्रीन पे साफ साफ दिखा रखा है पब्लिक कंपनी, उसके बावजूद भी लिस्टेड बोल रहे हो। और आप कह रहे हो आपका पार्ट भी प्रिपेयर हो चुका है। कौन सी कंपनी इस पे एप्लीकेबल है? ओनली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ओनली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी केस में तो रिटायर बाय रोटेशन कंसेप्ट नहीं होता ना, ये तो क्लियर है ना? ये अभी तक ये बात भी क्लियर नहीं है आपको? पास होना है नहीं होना है इस जून अटेम्प्ट में भी? हाँ जी। तो पब्लिक कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है ये रिटायर बाय रोटेशन का प्रोविजन। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग इज अ जनरल वर्ड, लेकिन इट इज फॉलोइंग अ स्पेसिफिक वर्ड दैट इज पब्लिक कंपनी। तो जब हम यहां कहेंगे कि जनरल मीटिंग, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल मीटिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी। जबकि अलग अलग क्लासेस है हमारे पास कंपनी लॉ के अंदर, वन पर्सन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऊपर एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया पब्लिक कंपनी, और नीचे वर्ड यूज किया हुआ है जनरल वर्ड, जनरल मीटिंग, इसका मतलब हम क्या लेके चलेंगे कि जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। यहाँ क्लियर, यहाँ दोबारा तो लिखा ना जनरल मीटिंग ऑफ द पब्लिक कंपनी, लेकिन ऊपर मेंशन कर दिया है वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लास दैट इज अ पब्लिक कंपनी। तो पूरे सेक्शन में जो भी जनरल वर्ड यूज किए जाएंगे, जैसे जनरल वर्ड यूज किया गया डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स हम कंसीडर करेंगे डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है जी? तो क्लियर है आपको ये रूल, या कोई डाउट है इसके अंदर? आ जाओ जी। अब हम बात कर रहे हैं अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो कि हमारे पास 4 है। अब जी, जो एक्चुअल में आपको कभी कभी लगता होगा कि यार जो हम ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, आपस में सारे एक दूसरे को ओवरराइड कर रहे हैं, लगभग सेम ही मतलब निकल के आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखो डिफरेंस है। ये सारे क्या है, एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है हमारे लिए। इन रूल्स को फॉलो करके हम लोगों को इंटरप्रेट करते हैं। तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम सारे रूल्स किस लिए पढ़ रहे हैं कि यार अगर ये रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो ये करेंगे, ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो ये करेंगे, लेकिन ये हेल्प करेंगे हमें इंटरप्रेट करने में। हाँ जी। तो सबसे पहला है हमारे पास एक्सप्रेसो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजो अल्ट्रिस। क्या मतलब हुआ इसका? एक्सप्रेसो मतलब एक्सप्रेशन, एक्सक्लूजो मतलब एक्सक्लूजन,
ठीक है, तो एक्सप्रेसो यूनिस ईस्ट एक्सक्लूजो अल्ट्रिस। किसी चीज को स्पेसिफिकली एक्सप्रेस किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। जैसे कि यहां पर मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की थी ये चीज, यहां पर हमने गुड्स की डेफिनेशन में हाईलाइट करने की कोशिश की थी ये चीज कि अगर स्पेसिफिकली शेयर्स को एक्सप्रेस किया गया है, शेयर्स को, स्टॉक्स को, तो इसका मतलब नहीं है कि बाकी चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन उस वक्त शेयर्स के केस में एम्बिग्यूटी थी कि शेयर्स है या स्टॉक्स है, इनको मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करे या इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करे, इसलिए इनको स्पेसिफिकली एक्सप्रेस किया गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों को एक्सक्लूड कर दिया गया है, राइट। तो क्या कह रहा है, दैट एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज exclusion of another. At the same time, general words in a statute must receive a general construction. अच्छा, जैसे कि यहां पर हमने मूवेबल प्रॉपर्टी मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हुआ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमें इग्नोर करना है, राइट। तो यहां पर दोनों चीज को देखना, दोनों चीज कवर होएगी। बस ये वाला थोड़ा सा मैंने पहले बता दिया आपको कि भाई यहां पर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, एक्सप्रेसली मेंशन किया हुआ है इस सेंस में, तो इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली इग्नोर किया हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है। तो ये वाला जो एग्जांपल है, ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी in case of goods, exclusion of another immovable property, right. At the same time, general words in the statute must receive a general construction unless there is in the statute some grounds for limiting and restraining their meaning. So general words in the statute must receive general construction कि जी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स, और इसका मतलब ये नहीं है कि और चीजों को यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है या फिर और चीजों को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर इसको जनरल कंसीडर करेंगे तो मूवेबल प्रॉपर्टी में सारी मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर हो जाएगी जब तक किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड ना किया जाए। तो जी यहां पर दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल ले रहा हूं। अगर किसी चीज को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जी गुड्स के अंदर दो ही तरह के हो सकते हैं, मूवेबल या इमूवेबल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मूवेबल जो गुड्स है वो हो गए स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं, तो इमूवेबल को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। अब जी दूसरे सेंस में ले रहा हूं कि मूवेबल गुड्स जो है वो जनरल कॉमन वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे मूवेबल गुड्स आते हैं। अब जी बहुत सारे मूवेबल गुड्स के अंदर जो हम जनरली इस वर्ड को ले रहे हैं और यहाँ पर शेयर्स एंड स्टॉक को कंसीडर किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को इग्नोर किया गया है। Unless there is some ground in the statute itself for limiting or restraining their meaning by reasonable construction, because it is not to be assumed that everything not specially included is for that reason alone excluded from the protection of the statute. तो आई थिंक दोनों ही लाइन के मतलब आपको समझ में आ गए होंगे। पहली लाइन क्या कह रही है, अगर किसी स्पेसिफिक चीज को इंक्लूड किया गया है जहां पर हमारे पास लिस्ट है, जैसे कि गुड्स या मूवेबल होंगे या इमूवेबल होंगे, खाली मूवेबल गुड्स को इंक्लूड किया गया तो इसका मतलब इमूवेबल गुड्स को एक्सक्लूड किया गया है। और दूसरी लाइन क्या कह रही है, जहां इन जनरल चीजों को इंक्लूड किया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को एक्सक्लूड किया गया है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम द फेलियर टू मेक एक्सप्रेसो मतलब एक्सप्रेस प्रोविजन कंप्लीट में अराइज फ्रॉम एक्सीडेंट। तो जरूरी नहीं है कि ऑथर के दिमाग में सारी चीजें आ रही होगी, चल यार इसको भी लिख देता हूँ उसको भी लिख देता हूँ, और सारी चीजें लिखी भी नहीं जा सकती। मूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो तो 100 टाइप की हो सकती है, तो सबको तो नहीं लिखा जा सकता डेफिनेशन में।
लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं, जिनके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, जिनके बारे में स्पेसिफिकली बताना पड़ता है, तो इसलिए उनको इंक्लूड कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी मूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है जब तक वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड नहीं है। Similarly, excluso is often the result of the inadvertent or accident। मतलब जो चीज नहीं लिखी गई है वो जरूरी नहीं है कि ऑथर की इंटेंशन है कि भैया मैं नहीं लिख रहा तो इसका मतलब एक्सक्लूडेड है। कहता है ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं वो ही लिखे जाते हैं, बाकी तो सब कंसिडर किए ही जाते हैं जनरल मीनिंग के अंदर, जब तक स्पेसिफिकली उनको एक्सक्लूड ना किया जाए। ठीक है जी। लेकिन ये मैक्सिम कब अप्लाई नहीं करना, कहता है व्हेन इट्स एप्लीकेशन लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी और इनजस्टिस, व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज प्लेन विद क्लियर मीनिंग। जैसे गुड्स के केस में हमने कहा कि जब ये डिफाइन नहीं किया, एक्साइज ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जब डिफाइन नहीं किया कि गुड्स मूवेबल है इमूवेबल है, तो ये हम मान के नहीं चल सकते कि इमूवेबल गुड्स एक्सक्लूडेड है, हम मान के नहीं चल सकते। लेकिन अगर हम ये मान के नहीं चल रहे तो आउटपुट जो आ रहा है वो बड़ा ही एब्सर्ड सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इमूवेबल गुड्स को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, प्रोड्यूस सिर्फ मूवेबल गुड्स को किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर सिर्फ मूवेबल गुड्स को किया जा सकता है। तो उस केस में हमें सिर्फ मूवेबल गुड्स कंसीडर करना पड़ेगा, इमूवेबल गुड्स कंसीडर नहीं करना। अदरवाइज जो ये मैक्सिम है ये कह रहा है कि भैया अगर किसी चीज को स्पेसिफिकली इंक्लूड नहीं किया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर कोई स्पेसिफिक चीज की बात की जा रही है, जैसे मैंने कहा कि भाई सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो गुड्स हैं या मूवेबल होंगे या इमूवेबल होंगे, अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली मूवेबल को कंसीडर कर लिया तो इसका मतलब इमूवेबल को क्या कर दिया, एक्सक्लूड। पहले बताओ क्लियर है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? भाई दो पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है इसमें, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी चीज को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया और वो स्पेसिफिक ही है, दो या तीन या चार आइटम है, हमें पता है कितनी है एग्जैक्टली, तीन आइटम ही है, उनमें से किसी एक को इंक्लूड किया गया, इसका मतलब उत्तर बाकियों को एक्सक्लूड कर रहा है, यस कर रहा है। अगर हम बात करें कि जनरल लिस्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी, कितनी हो सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी, कहता है एंडलेस हो सकती है, लिमिटलेस हो सकती है। उसके अंदर ऑथर अगर किसी एक चीज को इंक्लूड कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी एक्सक्लूडेड है। ठीक है। हाँ जी। कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो एस्ट ऑप्टिमा एस्ट फोर्टिसिमा इन लेजे लेगे contemporaneia contemporanea expositio est optima et fortissima in lege। इसका मतलब क्या है? कहता है भैया जो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिस वक्त लॉ बनाया गया था उस एरा में चलो, लॉ को उठाओ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया 1872 में, तो जी आंख बंद करो और 1872 में चलो और देखो उस वक्त क्या कंडीशन थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे, सोसाइटी में क्या चलता था, क्या कॉमन लॉज थे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को उस पोजीशन पे खड़े करो, अपने आप को 1872 में ले जाके खड़ा करो और तब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो और आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिस ड्राफ्टमैन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया था वो कब का था, 1872 का था। उस वक्त उसकी क्या मेंटेलिटी रही होगी, सोसाइटी कैसी रही होगी, क्या कस्टम्स रहे होंगे, क्या सोसाइटी की प्रैक्टिसेस रही होगी, उसकी क्या सोच रही होगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसने लॉ बनाया होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया होगा। अगर आप भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो तो आप इजीली इंटरप्रेट कर लेंगे। The best way to give the meaning to a document or proposition of a law is to read it as it would have read when it was made. Where the words used in the statute have undergone alteration in the meaning in the course of time,
the words which will construe to bear the same meaning as they had when the statute was passed। तो जी टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ वर्ड्स का मतलब चेंज होता रहता है। कहता है लेकिन अगर आप रियल में समझना चाहते हो कि लॉ का मतलब क्या है, लॉ में जो वर्ड लिखा गया उसका मतलब क्या है, तो जी उस एरा में चलो जिस एरा में लॉ बनाया गया था, उस एरा में उस वर्ड को किस वे में कंसीडर किया जाता था, उस एरा में उस वर्ड का क्या मीनिंग कंसीडर किया जाता था। उस एरा के लोगों ने तो उसी मीनिंग को दिमाग में रख के वर्ड यूज किया होगा, आज के मीनिंग को दिमाग में रख के वो वर्ड थोड़ी ना यूज किया होगा, राइट। इन सिंपल वर्ड्स द ओल्ड स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड एज दे वुड हैव बीन एट द डेट व्हेन दे वर पास्ड, but if the statute appears to be capable of only interpretation, the fact that a wrong meaning had been attached to it, कहता है लेकिन जब अगर स्टैट्यूट बनाया गया था उस वक्त रोंग मतलब किसी वर्ड को दे दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोंग मतलब ही आप चलाते रहेंगे। अगर गलती हो गई थी लॉ मेकर से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो गलती बढ़ाते रहेंगे। will be immaterial and the correct meaning will be given by the court except when the title to the property may affect। तो जी कुल मिलाकर अगर किसी प्रॉपर्टी का टाइटल अफेक्ट हो रहा है फिर तो कोर्ट चाहकर भी मतलब चेंज नहीं कर सकती। अदरवाइज कहता है अगर जब एक्ट बनाया गया उस वक्त किसी वर्ड को रॉन्ग मतलब दे दिया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट उसी रॉन्ग मतलब को आगे चलाती रहेगी। लेकिन ये तो एक्सेप्शन हो गया। अदरवाइज कहता है जिस वक्त वो वर्ड यूज किया गया था उस वक्त उस वर्ड का क्या मतलब था, उसी मतलब को दिमाग में रखकर अगर स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करोगे तो आप इजीली लेजिस्लेचर की इंटेंशन को फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है? हाँ जी, नोसीचर एसोसिस मतलब नोन बाय इट्स एसोसिएट। तो इसका मतलब जो भी वर्ड यूज किया जा रहा है, कहता है जी उसको आप आइसोलेशन में मत देखिए। वर्ड यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में, किसी सिनेरियो में, तो उस वर्ड को उस सेंटेंस, उस पैराग्राफ, उस सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए, इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए। तो जो उसके आसपास वाले वर्ड्स हैं उनको दिमाग में रखते हुए वर्ड का मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज्यादा बेटर वे में उस वर्ड का मतलब समझ में आएगा और उस वर्ड को किस सेंस में यूज किया गया है वो समझ में आएगा, राइट। The same words bear the same meaning in the same statute. It is a matter of common sense that particular words should be attributed with the same meaning throughout a statute. But किस किस केस के अंदर ये रूल अप्लाई नहीं होगा? When the context excluded that principle, मतलब स्पेसिफिकली इस टाइप का लॉ है जहां पर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते और उस लॉ के अंदर कहता है जी हर सिनेरियो में वर्ड का मतलब अलग लेके चला गया है। जैसे कि अनरजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी थी? अनरजिस्टर्ड कंपनीज का सेक्शन कौन सा था? तो वैसे तो कंपनी लॉ के अंदर कंपनी का मतलब कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अगर पूरे कंपनी लॉ में कहीं भी हम कंपनी वर्ड पढ़ेंगे तो मान के चलेंगे बात कर रहे हैं कंपनी की विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कंपनी जो वर्ड है वो सिर्फ कंपनीज एक्ट 2000 कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, बल्कि कंपनी वर्ड यूज किया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, एलएलपीज के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, जो कि अपने आप को कंपनी लॉ में रजिस्टर करवाना चाह रही है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर कही जा रही है कि एक्चुअल में जो वर्ड है वो जाना जाता है अपने एसोसिएट से। भाई पूरे लॉ के अंदर, पूरे स्टैट्यूट के अंदर अगर कोई वर्ड यूज किया गया है तो उसका थ्रू आउट द स्टैट्यूट सेम ही मीनिंग होगा, कंपनी का सेम ही मीनिंग होगा थ्रू आउट कंपनीज एक्ट 2013।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां स्पेसिफिकली इस चीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है तब भी आप कहोगे जी कंपनी का मतलब कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि यहां पर सेक्शन 366 के अंदर स्पेसिफिकली कंपनी का मतलब कुछ और दे दिया गया है, तो आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। If sufficient reason can be assigned, it is proper to construe a word in one part of the act in different sense from that which it bears in the another part of the act. तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं, बट यू हैव टू गिव सफिशिएंट रीजन फॉर दैट, जहां पर हम एक ही वर्ड का एक्ट के एक पार्ट में अलग मतलब ले रहे हैं, एक्ट के दूसरे पार्ट में अलग मतलब ले रहे हैं। वेयर इट वुड कॉज इनजस्टिस या फिर absurdity, where different circumstances are being dealt with, where the words are used in the different context। तो मतलब ये तो चलो हमारे पास वो हो गई एक्सेप्शंस। अदरवाइज रूल बड़ा सिंपल सा है, कहता है जी जब आप किसी भी वर्ड को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंस्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके आसपास के जो वर्ड्स हैं, जिस सेंटेंस में वो यूज किया गया है, जिस पैराग्राफ में वो यूज किया गया है, जिस सेक्शन में वो यूज किया गया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए इस मैक्सिम को क्या बोला जाता है? नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है भैया जो लिखा है एज इट इज, बिल्कुल भी डिविएट नहीं होना किसी भी रीजन की वजह से। जैसे कि अगर जज साहब को बिल्कुल क्लियर कट साफ दिख रहा है कि रचना ने किसी का मर्डर किया है, तब भी जज साहब चाहकर भी रचना को पनिश नहीं कर सकते जब तक आईपीसी, जब तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सारे पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। ठीक है, जब तक प्रॉपर गवाह नहीं होगा, जब तक प्रॉपर सबूत नहीं होगा, जब तक एज पर द प्रोसीजर्स सब कुछ नहीं होगा, तब तक सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है जी, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। एज इट इज, डिट्टो जो लिखा गया है बस वही कंप्लाई करना है, अपना माइंड लगाना ही नहीं है। ठीक है जी, तो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन मींस दैट द एक्ट आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज इंक्लूडिंग एनीथिंग व्हिच इज नॉट विद इन देयर लेटर्स एज वेल एज their spirit, which is not clearly and intangibly described in every words of the statute as well as manifestly intended। तो कुल मिलाके जो एक्ट में लिखा गया है, जो एक्ट के वर्ड से क्लियर कट सामने आ रहा है, बस उसी को फॉलो किया जाएगा, उसके अलावा अपना माइंड अप्लाई नहीं किया जाएगा, जैसे इन केस ऑफ क्रिमिनल लॉज। लिबरल कंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मतलब है कि एक्ट को या किसी भी प्रोविजन को इस तरह से इंटरप्रेट करना है कि मिसचीफ एक्सप्रेस होए, रेमेडी एडवांस होए। बस एवरीथिंग इज टू बी डन इन एडवांसमेंट ऑफ द रेमेडी दैट कैन बी डन कॉन्स्टेंटली विद एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैट्यूट। जैसे कि लेबर लॉज है या वेलफेयर लॉज है, वहां पर हर चीज को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, लेबर के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर की रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाता है हर चीज को, राइट। और लिबरल कंस्ट्रक्शन को ही हम बेसिकली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। दोबारा कह रहा हूं, बाद में ये मत कहना सर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन तो बताया ही नहीं था। लिबरल कंस्ट्रक्शन को ही हम बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का मतलब कि किसी भी चीज को ऐसे इंटरप्रेट करना टू एक्सप्रेस द मिसचीफ एंड टू एडवांस द रेमेडी इन जनरल। बताओ जी, इन 9 प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो या जिसमें कोई डाउट हो?